नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी यूरोप का दौरा करके आए हैं, तब से पाकिस्तान में लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तानी जितने भी एंकर हैं वो इंडियन पैनलिस्ट से यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि आज पूरी दुनिया जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका जो है वो यूरोप के जो रसिया है उसके साथ बात करने पर बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और वो कहीं ना कहीं सैंक्शन भी लगा देता है। लेकिन वही भारत है जिसने रसिया से ये तेल भी खरीदा है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हद तक इतनी अच्छी है कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जो है वो भी भारत को बोल नहीं पा रहा है और भारत पर सैंक्शन नहीं लगा पा रहा है। दोस्तों, आपको पता हो कि भारत जो है वो अब नया भारत हो चुका है और भारत अब किसी के सामने दबता नहीं है और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लीडरशिप के आने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का जो बिहेवियर है वो पूरे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ इतनी अच्छी हो चुकी है कि पर्सनल केमिस्ट्री बनती है और पर्सनल केमिस्ट्री बनने की वजह से ही आज भारत की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी है। और दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात थी और बहुत सारे लीडरों के साथ मुलाकात थी, उसके बाद से पाकिस्तान में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारत जो है वो ऐसा क्या कर रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देखती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। दौरा था जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का नरेंद्र मोदी जी का क्या मतलब डेवलपमेंट्स हुई, और स्पेशली जो रशिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया के कंसर्न्स बहुत हैं और वो ये कोशिश में मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीनों से लगे अमेरिका भी और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस बात पे मनवा लिया जाए उनसे ये बात, या उनको राजी किया जाए कि वो ये चीज खत्म कर दें जो कुछ थोड़ा बहुत वो खरीदते हैं। शायद अभी तेल इतना ज्यादा तो नहीं खरीद रहे लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए कुछ ऐसी बातें हुई इस दौरे के दौरान। देखिए फखर भाई, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ये अभी दौरा मुकम्मल हुआ तो इसमें अगर जो आपने सही बोला जी भाई, पहले ये अपना 3 यूरोपियन कंट्रीज थी और फिर एक नॉर्डिक समिट भी हुआ, मतलब जो इसी में एडिशन था। तो पहले ये जो दौरे की शुरुआत होती है, दौरे से पहले ही अगर आप थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाए तो जो ओलाफ साहब थे, ओलाफ साहब ने पहले ही एक चीज वाजे कर दी थी कि भाई मैं G7 में मोदी जी को बुला रहा हूँ, क्योंकि अब की बार की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास थी। तो पहले ये था बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, भले रशिया के कारण नहीं बुलाएंगे। दूसरा, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट क्लियर आया था, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया और विज़-आ-विज़ फॉरेन, ये जर्मनों ने खुद बोला। उसके बाद ही दौरे की शुरुआत हुई। अब दौरे की मैं घुस जाए जर्मनी में, क्या हुआ फखर भाई, दौरे में वो बात करें जी हमें आपसे एक तो अपनी इमिग्रेशन लॉ ठीक करना है ताकि आपके यहाँ से मैन पावर यहाँ सके, इमिग्रेशन स्मूथ। अभी जर्मन इमिग्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया के लिए वो खास अमेंडमेंट्स ला रहा अपने इमिग्रेशन के लिए ताकि उनके पास जो इमिग्रेशन हो स्मूथ। तो पहली बात तो वो है फखर भाई। दूसरी बात, उन्होंने बोला जी हमें जो हैवी मशीनरी वगैरह उस पर हमें बात करनी है। तीसरी, अगर आपको याद होगा कि जर्मनी में एक बहुत बड़ी कंपनी काइसन करूप दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन बनाती है। इंडिया में उनका बड़ा सेटअप है, यहाँ सबमरीन नहीं बनाते और सामान बनाते हैं, एलिवेटर लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो जर्मनी को सबमरीन बेचनी है। जर्मनी इज पार्टनर इन EADS, वो अपना जहाज बेचने के कवायद में है, जो $20 बिलियन का टेंडर निकला है। और जो हेवी मशीनरी है, जो हमारे पास ये ग्रीन एनर्जी है, जैसे जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इन 5-6 चीजों पे वो कॉपरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये तो जर्मनी की बात है, जर्मनी का इंटरेस्ट ये है। तो विज़-आ-विज़ फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, भाई हम आपको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। अब ओलाफ साहब का अगर आप एलिवेशन देखेंगे, ओलाफ साहब चुन के आए हैं, वो चुन के आए हैं एंटी चाइना प्लैंक पे। क्योंकि आपको याद होगा फखर भाई, अंजेला मेर्केल ने कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कारण क्या है? कारण ये फखर भाई, जो ट्रेड है जर्मनी का चाइना के साथ, वो सरप्लस में था। ओवरऑल अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है, $350 बिलियन का डेफिसिट है, पर जर्मनी का सरप्लस है। जर्मनी के पास सत्ता थी, कंट्रोल था, तो जर्मनी ने कुछ मुंह नहीं खोला। अगर आप 3 बड़ी शक्तियां देखें, यूके तो ऑलरेडी अगेंस्ट बोलता था, फ्रांस अगेंस्ट बोलता था, पर जर्मन कुछ नहीं बोलते थे। अब ये जो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो छोटे कंट्री, हंगरी, क्रोएशिया, ये जितनी भी छोटी मोटी कंट्री, इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, और इनके गुड्स फ्लडेड विद चाइनीज गुड्स। तो जर्मनी का अपना हिसाब किताब ठीक था, पूरे यूरोप की बली चल रही थी। ये काफी रेजनमेंट बन गया था जर्मनी के खिलाफ और अंजेला मर्केल के खिलाफ।
तो जब ये ओलाफ आए, नाउ ही कैन नॉट टू अप्रोच चाइना लाइन। अब ओलाफ साहब का ये भी कहना है आपके साथ एफटीए करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी वहां जो मैडम उर्सू नाम है उनका, उर्सी यादिन जी, तो वो जो आई थी, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, पहले उर्सुला वॉन डर लेyen, जी जी हाँ, पहले उन्होंने 15 दिन, मतलब उनके नाम थोड़े प्रोनाउंस करने हैं। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पहले 15 दिनों पहले उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया मस्ट टेक स्टैंड ऑन ये इंडियन रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जबकि हमने हर जगह वाजे किया कि हमारी लड़ाई नहीं है, इट्स अ फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वी आर फॉर सीज फायर। अब अगर भाई जब वो यहाँ आई तो उनका सबसे पहला एजेंडा पे क्या था? अब वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। सबसे पहला उनका एजेंडा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ। राइट। अब बोरिस जॉनसन साहब आए, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, फ्रांस को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब आप बोलेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों की जड़ी क्यों लग रही, कहानी क्या है? जी कहानी ये है, जब आपको चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस करना है, जब आपको चाइना से बिजनेस हटाना है, सप्लाई और सेल्स दोनों का, मोस्टली सप्लाई का है, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट का है। आपने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो अगर आप धीरे धीरे वहां से हट रहे हो, वेयर कैन यू गो? सो इट इज बट नेचुरल कि आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब इंडिया के साथ हो। बाय द वे, इंडिया यूरोपियन यूनियन का नंबर 1 या नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है। कभी नंबर 1 होते, कभी नंबर 2 होते, मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं टेक्निकली वी कैन स्पीक विद द नंबर 1 और नंबर 2 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमारे साथ उनका ट्रेड स्लाइटली हमारे फेवर में, चाइना वाली परिस्थिति नहीं है। दे आर नॉट लूजिंग मनी डूइंग बिजनेस विद अस। इसलिए यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मनी को तो मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए। बोरिस जॉनसन साहब आए थे, हमने बात की थी, उन्हें जहाज चाहिए, वो चाहिए, सब चीज चाहिए। अब फ्रांस ने तो इंडिया के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं आज तक कि आप अपनी पॉलिसी चेंज कर दो, कुछ कर दो। फ्रांस का इंटरेस्ट है राफेल, फ्रांस का इंटरेस्ट है जो नए $20 बिलियन का टेंडर आ रहा है वो। फ्रांस में जो पीछे ओकस बना था वो सबमरीन की डील के कारण बना था। फ्रांस का इंटरेस्ट है सबमरीन। और फ्रांस में ईएडीएस है फखर भाई, जो हमारा एयरबस बनता है, एयरबस इज मेड बाय ईएडीएस। हाँ बिल्कुल। इसका कारखाना टुलूज में, मैं टुलूज जा चुका हूं कई बार। इनफैक्ट टुलूज में एंटर करने के लिए उनकी फैसिलिटी फ्रेंच इंटेलिजेंस हैज टू क्लियर, आई वाज क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस। मेरे कस्टमर थे, कई बार जा चुका हूं टुलूज। जी जी। अगर आप देखेंगे फखर भाई, हजारों एकड़ पे उनका कारखाना है अंदर, हजारों एकड़ पे। आर्यन स्पेस वहां, ईएडीएस वहां, क्या क्या बिजनेस वहां नहीं होता, फ्लैगशिप इंडस्ट्री होती है। जी जी, मतलब वो टाउन ही उसके लिए जाना जाता है। राइट। उनका इंटरेस्ट वहां है। तो अगर आप देखें, ये यूके ऑलरेडी बोरिस जॉनसन साहब आ गए साहब, ये क्लियर हो गया। फ्रांस को जहाज, मैंने फ्रांस का इंटरेस्ट बता दिया, जर्मन का मैंने इंटरेस्ट बता दिया, यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट बता दिया। ये 3 बड़े पावर है। फिर मोदी जी गए थे नीदरलैंड, नीदरलैंड में उनका स्वागत हुआ, रॉयल फैमिली के साथ उनका डिनर हुआ। नीदरलैंड को भी ट्रेड इंटरेस्ट है। और जब हमारे पास, जब हम इंडिया और आजाद हुआ था, केवल 3 एम्बेसी यहाँ थी, उनमें से एक नीदरलैंड की थी। 1970 के बाद से जो नीदरलैंड की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, दैट हैज कंसिडरेबली चेंज्ड। हमेशा उनका एम्बेसडर। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जो उनका एम्बेसडर है यूके को, उसने थोड़ा बहुत आज एक ट्वीट डाला था कल रात को, इंडिया शुड टेक पोजीशन विज़-विज़ रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो हमारे टीएस त्रिमूर्ति साहब है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने उनका जवाब दिया, बोला काइंडली माइंड योर बिजनेस, डोंट टेल अस व्हाट टू डू। और शाम तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ही हैड टू डिलीट दैट ट्वीट बिकॉज एम्बेसडर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड, नोबडी सपोर्टेड हिम एंड ही वाज टोल्ड टू डिलीट दैट ट्वीट, क्योंकि नीदरलैंड की पॉलिसी नहीं है। वहां भी मोदी जी ने ये कहा, भाई मैं कहता हूं सीज फायर। शुरू से फकर भाई हमारी पॉलिसी सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, आदमी और आदमी का मरना रोकिए। इसके बाद मोदी जी जाते हैं नॉर्डिक समिट में। नॉर्डिक समिट क्या फकर भाई, ये जो जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, जी जी, यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये यूरोपियन यूनियन में सारे नहीं आते। There's a part of European but not part of European Union. Yes. तो ये हमारा खित्ता जो था, ये हमारे इन्फ्लुएंस से थोड़ा बहुत बाहर था। अब जो हमने नॉर्डिक समिट किया, और इनमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात भी है जो हम समझना चाहिए, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर्स है सब लेडीज हैं, बहुत यंग और डायनेमिक लेडीज। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। डेनमार्क और इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट सब कंट्रियों की। और मैं बड़ा खुश हो गया, वेरी यंग, मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ओल्ड है, वेरी यंग डायनेमिक पीपल, जो लीडरशिप है उनकी। और मतलब भी इनसे सीखना चाहिए फीमेल लीडरशिप को कैसे आगे लाया। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देख के। और सबसे बात हुई, अब वहां क्या है फकर भाई, खासकर डेनमार्क की बात करूं। जी जी। डेनमार्क है आर्कटिक ओशन पे। जो आर्कटिक ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेल। जी। क्या तेल के सबसे बड़े जखीरे कहाँ है? आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन में ड्रिलिंग कौन कर रहा है? डेनमार्क। आर्कटिक ओशन में ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेनमार्क।
आर्टिक ओशन में जब तेल निकलता है FPSO जो फ्लोटिंग वेसल्स या फ्लोटिंग जी जी वो किसके पास है? डेनमार्क। जो उस रीजन में शिफ्ट चलते हैं, दे आर मल्टी लेयर्ड शिफ्ट, जैसे आइस कटर कहते हैं, जैसे मतलब जो वेदर और बिल्कुल उसको हैंडल, वो टेक्नोलॉजी उनके पास। तो उनके पास एक और चीज है, दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन में बहुत अच्छी यस उनके पास। बिल्कुल उनके पास फखर भाई दो चीजें और है, तीन चीजें जो लोगों को नहीं पता। एक वहां है रेयर अर्थ मेटल्स, यहाँ चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स की मंडी कर दी खराब, मोनोपोली करके। रेयर अर्थ मेटल्स उनके पास है, थोड़ा महंगा चाइना से, पर वो आपको दे देंगे। उनके पास है फखर भाई यूरेनियम। अभी यूरेनियम आता है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा में आप जानते हो थोड़ा गड़बड़ 19-20 चलता रहता है, तो यूरेनियम की रिटर्नेंस का सोर्स वहां है।